आज आपकी स्थिति अपाहिजों जैसी है। आप अनपढ़ और दरिद्र हैं। आप में किसी तरह की ताकत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। जिस गांव में आप रहते हैं वहां आपकी बस्ती और अन्य लोगों की बस्ती में आप तुलना करेंगे तो जान जाएंगे कि आपकी हालत कितनी बदतर है। प्रकृति से मिलने वाली सामग्री पर ही जानवर और पंछी खुश रहते हैं। इस दुनिया में प्रकृति निर्मित चीज़ों पर ही उनका जीवन निर्भर करता है। लेकिन आदमी चाहता है कि प्रकृति ने जो और जितना दिया है उससे थोड़ा अधिक उसे मिले। अपनी उन्नति की इच्छा सभी मानवीय समाज की होती है। आप अपनी दरिद्र स्थिति को बदलकर आगे जाना चाहते हैं। क्या आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं? इस बारे में सोचिए। मैंने आपकी स्थिति के बारे में जितना सोचा है उससे मुझे यकीन हुआ है कि आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। आज आप लोगों के बीच शिक्षित लोगों की कमी है। आपको शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा लेनी चाहिए। एक जमाना था जब 4 किताबें पढ़ा स्पृश्य व्यक्ति भी तहसीलदार बनता था। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। आज उच्च शिक्षा के बगैर किसी को भी सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। आप लोगों के तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। आप अपने बच्चों को क्या BA, MA कराएंगे? आप में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो अपने बलबूते अपने बच्चों को पढ़ा सके। ऐसी स्थिति में अगर कोई समाज आपसे किसी तरह की कोई उम्मीद रखे बगैर और आपके स्वाभिमान को किसी तरह चोट पहुंचाए बगैर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो तो आपको उसकी मदद लेकर स्पृश्य हिंदुओं के साथ की स्पर्धा में अग्रसर होते रहना चाहिए। आज अपने कई लोग मेहनत कर अपना पेट पालते हैं। उन्होंने अगर कड़ी मेहनत की, रोजगार किया तो ही किसी तरह उन्हें पेट भरने के लिए भोजन और बदन ढकने के लिए कपड़े मिल सकते हैं। आज आपको जो रोजगार मिलता है वह स्पृश्य हिंदुओं की मिन्नतें करने के बाद ही मिलता है। आपका कोई अपना धंधा नहीं है। न आप अपने खेतों में खेती करते हैं। आपका अपना कोई व्यापार नहीं है। व्यापार करने जैसे कोई साधन भी नहीं है। अलग से साधन पैदा करने की आपकी माली हालत नहीं, और यदि होती भी तब भी आपको मौका नहीं मिलता। सरकार ने कानून बनाकर पानी के सभी सार्वजनिक स्रोतों पर पानी भरने का अधिकार आपको दिया है। लेकिन आपका अनुभव आपको बताता है कि स्पृश्य लोग इन जगहों पर आपको पानी भरने नहीं देते। आपने यदि इन जगहों पर पानी भरा तो स्पृश्य लोग आपको बहिष्कृत करते हैं। उस समय आप पर बहुत बुरी बीतती है। उस शोषण, यंत्रणा, यातना, तकलीफों और संकटों से गुजरते समय उसी गांव के रहने वाले मुसलमान आपकी सहायता के लिए, आपको उस स्थिति में मदद का हाथ देने के लिए नहीं आते। उस दौरान धीरज के साथ आपको आपदा, संकट झेलने ही पड़ते हैं। उन संकटों की स्थिति में अपनी हालत असहाय होती है। ऐसी हालत में रहते हुए हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए आज ऐसी स्थिति में हमें औरों से सहायता लेनी चाहिए। पुरखों का धर्म सीने से लगाए बैठने में कोई मतलब नहीं है। झूठे अभिमान का हमें त्याग करना चाहिए। हिंदू धर्म में चातुर्वर्ण्य की घातक प्रथा है और उसके नष्ट होने के कोई आसार भी दिखाई नहीं देते। इस चातुर्वर्ण्य के और वर्णाश्रम धर्म के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मणों के अलावा अन्य कोई भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। क्षत्रियों के अलावा कोई भी शस्त्र धारण नहीं कर सकता। ऐसी वर्ण व्यवस्था ने हमारे पूर्वजों को अज्ञानी और निर्बल बनाया था। वर्णाश्रम धर्म ने हमें ज्ञान, सत्ता, शस्त्र और संपत्ति का उपयोग ही नहीं करने दिया। इसी वर्णाश्रम धर्म ने हमारे पूर्वजों की प्रतिकार शक्ति नष्ट कर दी। विकास, प्रगति के मार्ग पर उनके कदम पड़ने ही नहीं दिए। लेकिन आज हमारी स्थिति वैसी नहीं है। आजकल हर किसी के लिए प्रगति के द्वार खुले हैं। शस्त्र धारण करना चाहें तो उसके लिए मार्ग खुले हैं। विकास का मार्ग खुला है। ऐसी स्थितियों में अगर अपने पूर्वजों के धर्म से लिप्त कर बैठे रहेंगे तो आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। मैं आपको चेतावनी देकर कहता हूं कि आप ज्ञान और शक्ति संपादन करें, रीति रिवाजों के झूठे बंधन तोड़ें और बढ़ चढ़कर अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। इस पर शांतिपूर्वक, गहराई से सोचें। प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाकर उज्ज्वलता का रास्ता अख्तियार करें। अब राजनीति के बारे में जो सवाल हैं उस पर आते हैं। संविधान को लेकर आपके क्या कर्तव्य हैं यह आपको बताने की मेरी इच्छा है। आज तक आप अपनी समस्या को दूर करने के लिए सरकारी अफसरों के पास अर्जी भेजा करते थे। आपको लगता था कि इन अर्जियों के कारण आपकी तकलीफें दूर होंगी। कलेक्टर राजा होता है, ऐसा आपको लगता है। वैसे कलेक्टर राजा तो होता है एक मायने में, क्योंकि आजकल नौकरशाहों का ही राज चलता है। लेकिन राजनीति में नौकरशाही का कोई अलग स्थान या सत्ता नहीं होगी। नए संविधान के अनुसार सभी अधिकार विधिमंडल के पास रहेंगे और विधिमंडल के आगे कलेक्टर और तहसीलदार को भी झुकना होगा। यानी विधिमंडल आगे चलकर काफ़ी महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। उस विधिमंडल में हमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। राजनीति का भवितव्य विधिमंडल पर निर्भर होगा। इसीलिए अच्छे लोगों का विधिमंडल में शामिल होना जरूरी है। सेठ, साहूकार पैसे वाले विधिमंडल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों से गरीबों का कल्याण होना संभव नहीं है। इसके लिए आपको गरीबों के साथ मिलजुल कर काम करने वालों को, गरीबों की इच्छा आकांक्षाओं का एहसास होने वालों को, निस्वार्थी, निर्भीक, लायक तथा मतदाताओं से ईमानदारी से पेश आने वाले लोगों को चुनना होगा।
अपने असली हितचिंतकों को अगर हम विधिमंडल में चुनकर भेजें तो ही अपने कदम आगे बढ़ सकते हैं और अपने हितों का संवर्धन हो सकता है। प्रत्याशियों को चुनकर विधिमंडल भेजने के लिए हमें मताधिकार मिला है। यह अधिकार बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अधिकार है, इसलिए ध्यान रखना होगा कि अपनी मतदान की शक्ति गलत जगह जाया न हो। सच्चे, ईमानदार और जिन्हें हमारे हित की चिंता हो ऐसे उम्मीदवारों के बारे में मैं आपको सही समय पर जानकारी दूंगा और आप उन्हीं को अपना मत देना। फिलहाल हमारे देश में अमीर लोग वोट खरीदते हैं, लेकिन वोट कोई बेचने की वस्तु नहीं है। वह हमारी सुरक्षा का साधन है। वोट बेचना गुनाह तो है ही, साथ ही वह आत्मघात भी है। वोट बेचकर विधिमंडल में नालायक लोगों की भर्ती करने से देश का अपरिमित नुकसान होता है और राष्ट्र की अवनति होती है। जो खुद नालायक होंगे और अयोग्य होंगे लेकिन धन के बल पर विधिमंडल में शामिल होने की चाह रखते होंगे, वे आपको धन का लालच देंगे। दरिद्रता के कारण अपना वोट बेचने के बारे में आपके मन में मोह उत्पन्न होगा। ऐसे किसी भी मोह के आप बिल्कुल शिकार न हों। मोह के शिकार होंगे तो आप अपने पैरों पर पत्थर मार लेंगे। आज मैं आप सब लोगों को यह चेतावनी दे रहा हूं। जिन लोगों को समाज से समर्थन प्राप्त नहीं होता, वे ही वोट खरीदना चाहते हैं। वोट खरीद कर वे अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे नाकाबिल लोगों से समाज या राष्ट्र के हित का कोई काम नहीं हो सकता। अमीर आदमी अगर विधिमंडल में सदस्य बनकर पहुंच गया तो वह सिर्फ धनी लोगों के हितों की ही रक्षा करेगा। हमारे जैसे गरीबों के हितों की रक्षा में वह अड़ंगा बनेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपना वोट ना बेचें। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना वोट नहीं बेचेंगे। अमीरों के दिए किसी भी लोभ का आप शिकार न बनिए। उनकी दिखाई भूल भुलैया में अपनी राह भूलकर भटक नहीं जाए। आपको मिले मतदान के अधिकार का सही ढंग से उपयोग करने से सही व्यक्ति को हम विधिमंडल भेज सकते हैं और उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि इससे हमारी अपनी उन्नति हो सकती है।